नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। पिताजी इनके शहाबुद्दीन मसूद खिलजी, जो कि बलबन की सेना में एक सैनिक अधिकारी थे। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का ये भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के संरक्षण में इनका लालन पालन हुआ और जलालुद्दीन ने ही इन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई थी। और जब जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा तब उन्होंने अलाउद्दीन को अमीर तुज़ुक के पद पर, अमीर तुज़ुक यानी जो कि समारोह का आयोजन करता था, समारोह का अध्यक्ष होता था, अनुष्ठान वगैरह आयोजन करता था, ये इस पद पर नियुक्त किया। और जैसे ही मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया था जलालुद्दीन के समय में, तो उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया अलाउद्दीन ने। तो इससे प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार भी नियुक्त किया। अलाउद्दीन का उद्देश्य यही था कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, तो उसने दिमाग से काम लिया। उसने अपनी शक्ति में वो लगातार वृद्धि करता रहा बिना सुल्तान को संदेह करके। तो वो अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा था और इसलिए उसने जब भिलसा में सफलता प्राप्त करी, तो उसके बाद उसने देवगिरी पर जब आक्रमण किया तो सुल्तान को पता भी नहीं था कि उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी से भी उसे बहुत अपार धन संपदा प्राप्त हुई, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि वो अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना चाहता था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहता था। इसी वजह से उसने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को मार दिया और 12 अक्टूबर, कई जगह 20 अक्टूबर भी मिलता है, 1296 को दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ। अलाउद्दीन जो है वो शासक बनने से पहले कड़ा और अवध का सूबेदार था और गवर्नर था। वो चूँकि अपनी चाचा की हत्या करके शासक बना था, तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसने कुलीन वर्गों में दोनों हाथ से सोने चांदी बांटे, क्योंकि अलाउद्दीन को ये पता था कि जब तक वो दिल्ली पर अधिकार करके अपना राज्याभिषेक नहीं कराएगा तब तक उसकी स्थिति जो है वो सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने में उसको 3 तरीके की बाधाएँ थी। पहला तो ये था कि क्योंकि वो सुल्तान का वध करके गद्दी पर बैठा था, तो चारों तरफ उसके प्रति घृणा फैली हुई थी। और दूसरा, दिल्ली के जलाली सरदार थे जो कि उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे और हर समय उससे युद्ध करने के लिए तत्पर थे। तीसरी उसकी सबसे बड़ी बाधा थी जलालुद्दीन का पुत्र अरकली खां, जो कि एक योग्य सेनापति था और राज्य का उत्तराधिकारी भी था। जलालुद्दीन के बाद वही राज्य का उत्तराधिकारी था, तो और जो इस समय मुल्तान का सूबेदार था, तो उसको ये अंदेशा था कि जलालुद्दीन के बाद वही गद्दी पे बैठेगा, तो वो भी उसके लिए एक बाधा थी। लेकिन उसने कैसे भी करके अपने राज सिंहासन को हासिल किया। फिर सत्ता को सुदृढ़ करने के बाद, अपनी सत्ता को मजबूत करने के बाद अलाउद्दीन ने विस्तारवादी नीति का भी पालन किया। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन ने चूँकि सैनिक शक्ति के द्वारा ही सिंहासन प्राप्त किया था, तो मतलब राजपद के लिए अमीरों ने उसका कोई निर्वाचन नहीं किया था, नहीं वो कोई राजपद का उत्तराधिकारी था, तो उसके राज्यारोहण में उलेमा वर्ग की भी कोई भूमिका नहीं थी। उसने चूँकि वो सुल्तान की हत्या करके सफल विद्रोह के द्वारा सिंहासन पर बैठा था, तो उसकी जो शक्ति का आधार था वो सेना थी और इसी सैनिक शक्ति के द्वारा उसने प्रतिद्वंदियों को नष्ट किया था और अपना राज सिंहासन ग्रहण किया था। तो उसने सबसे पहले जो कार्य किया अपने राजत्व सिद्धांत में, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करी। कैसे? बलबन की मृत्यु के बाद उसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उनके काल में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी, और जो अमीर थे वो फिर से शक्तिशाली हो गए थे। तो अलाउद्दीन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन ने सुल्तान को सर्वशक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न तथा निरंकुश शासक माना और उसके अनुसार राज्य और सरकार एक थे और सुल्तान की इच्छा ही जो थी वो कानून थी। अलाउद्दीन ये कहता था कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता तथा राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका सेवक है और वे राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। उसने अपना देवी सिद्धांत लागू किया बलबन की तरह। उसका विश्वास है कि राजा सामान्य मनुष्य से अलग है, उच्च और देवी शक्ति संपन्न है, अतः राजा की इच्छा ही कानून थी और सारी प्रजा उसको मानने के लिए बाध्य थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को यामीन उल खिलाफत तथा नासिरी अमीर उल मुमनिन यानी खलीफा का नायब कहकर अपने आप को संबोधित किया।
अलाउद्दीन के शासनकाल में उसने सबसे पहले शमशीर यानी जो अमीर वर्ग था, अभिजात वर्ग था, और अहले कलम यानी उलेमा वर्ग के प्रशासनिक प्रभाव को कम किया। अमीरों पर कैसे नियंत्रण किया कि सुल्तान की सत्ता को निरंकुश बनाने के लिए ज़रूरी था कि इन दो बाधाओं, कौन सी, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग, इन दो बाधाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक था। तो अलाउद्दीन ने जलाली सरदार जो थे उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, और जिन सरदारों को उसने नियुक्त किया उनको नियंत्रण में रखने के लिए उसने कठोर नियम बनाए, और उन्हें अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो उन्हें कठोर दंड भी दिए। इसी तरीके से उसने उलेमा वर्ग की भी उपेक्षा करी। अलाउद्दीन ने उलेमा वर्ग को इतना कमज़ोर कर दिया जो कि वे उसकी नीतियों पर प्रभाव नहीं डाल सके, ताकि उसने माफ़ी की ज़मीनों पर लगान लगा दिया जो कि उलेमा को दी जाती थी, और इस वर्ग पे वो सब कर लगा दिए, उलेमाओं पे वो सब कर लगा दिए जो सामान्य लोगों पर लगते थे। इससे ये वर्ग क्या हुआ, आर्थिक रूप से दुर्बल हो गया। तो जो सुल्तान ने काजी मुगिसुद्दीन से अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था उस समय उलेमा वर्ग की जब उपेक्षा कर रहा था, तो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की नज़रों में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयोग समझता हूँ उसी को करने का आदेश देता हूँ, और अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सुल्तान ने काजी मुगिसुद्दीन को कहा। इस प्रकार अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राज्य पर धर्म का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसने खिलाफत की परंपरा को वो जीवित रखना चाहता था, तो उसने अपने पूरे शासनकाल में इस्लाम धर्म के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए दो ही काजी नियुक्त किए, केवल मुगिसुद्दीन और अलाउल मुल्क। उन्हीं से उसने पूरे शासनकाल में चर्चा करी, क्योंकि वो खलीफा की सत्ता को नहीं मानता था। अलाउद्दीन स्वयं को मुसलमान का सुल्तान मानता था तथा हिंदुओं के प्रति कठोर और अनुदार था। खजाइनुल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया। और अलाउद्दीन जो था वो निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। उसने बलवन के जातीय उच्चतावादी नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर ही पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन ने वंशवाद की उपेक्षा करी। उसके राजद सिद्धांत में वंशवाद का कोई स्थान नहीं था, और उसने बलवन की जो उच्च वंश की धारणा है उसको अस्वीकार कर दिया। चूँकि बलवन एक गुलाम था तो उसके लिए तो वो ज़रूरी था कि वह अन्य गुलामों से अपने आप को अलग करे, इसलिए उसने पौराणिक जो राजवंश था अफरासियाब उससे अपने आप का संबंध जोड़ा था ताकि अपनी स्थिति मजबूत रहे। लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया। उसका जो राजत्व सिद्धांत था वो शक्ति के सिद्धांत पर आधारित था अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने खलीफा के महत्व को भी नहीं माना और उन्होंने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। अलाउद्दीन अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए खलीफा का सहारा नहीं लेना चाहता था। जिस प्रकार से उसने उलेमा वर्ग की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, उसी तरीके से उसने खलीफा की सत्ता को भी अस्वीकार कर दिया। उसने कभी भी खलीफा से अधिकार पत्र प्रदान करने की प्रार्थना भी नहीं करी, और लेकिन उसने ये ज़रूर किया था कि अपने आप को स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था। और चूंकि अलाउद्दीन की शक्ति का आधार सेना थी, तो सेना के आधार पर उसने राज सत्ता पर अधिकार किया था, तो इसलिए उसने सेना की शक्ति के कारण ही राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करी। उसने वो कहता है कि सेना की शक्ति के कारण ही वो खलीफा, शरीयत, उलेमा और अमीर सबकी उपेक्षा कर सका था, इसलिए उसने सेना को ही सर्वोच्च रखा। इसलिए उसने स्थायी सेना का भी निर्माण किया और अमीरों को सेना रखने की आज्ञा नहीं दी। इसलिए सैनिकवाद और निरंकुशता उसके राजत्व के ये दो मुख्य आधार थे। अलाउद्दीन के समय विद्रोह भी हुए। जब उसका राजारण हुआ तो उसमें कई सारे विद्रोह हुए। अपने शासनकाल में उसने प्रारंभिक जो शासनकाल था उसमें 4 विद्रोह का उसको सामना करना पड़ा। उसका मुख्य कारण था इन विद्रोह का, एक तो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा सुल्तान पद को प्राप्त करने का प्रयास। जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे वो चाहते थे कि हम भी सुल्तान बने, और विद्रोह भी इसी प्रकार सुल्तान को जो विद्रोही थे वो उसी प्रकार सुल्तान पद को प्राप्त करना चाहते थे जैसा कि अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या करके, धोखे से, षड्यंत्र से चाचा की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा था। तो दूसरे विद्रोही भी इसी प्रकार से सुल्तान पद को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए अलाउद्दीन अलर्ट था। उसको पता था कि ऐसा षड्यंत्र उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, इसलिए उनका जो विद्रोही हैं उनका कठोरता से दमन करना भी ज़रूरी था। ये जो विद्रोह किए हैं, सबसे पहले नवीन मुसलमानों का विद्रोह जो कि मंगोल थे,
जलालुद्दीन के शासनकाल में जो हज़ारों मंगोल जो दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में बस गए थे, उन्होंने इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अलाउद्दीन को उन पर हमेशा संदेह बना रहता था, हमेशा ये डर रहता था कि ये पश्चिम के मंगोलों से मिलकर संकट पैदा कर सकते हैं। और ये जो नए मुसलमान थे, उसमें नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण करने गए थे। तब जब लूट का माल का जब बंटवारा हो रहा था, तो ये असंतुष्ट हो गए जो नए मुसलमान, नवीन मुसलमान जो कि मंगोल थे। तो उन्होंने क्या किया, वो असंतुष्ट हो गए, तो उन्होंने नुसरत खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया। तब नुसरत खां के आदेश पर उस समय जितने भी मंगोल थे उनको मार दिया गया। तब जब सुल्तान को ये खबर मिली कि ये नवीन मुसलमान ऐसे विद्रोह कर रहे हैं धन को लेकर, तो उसने बहुत कठोर नीति अपनाई उन मंगोलों के प्रति, और जो दिल्ली में उनके जो विद्रोही जितने भी मंगोल थे उनकी स्त्रियों और बच्चों को मरवा डाला और उनकी संपत्तियाँ जब्त कर ली, और जो मंगोल राज्य की सेवा में लगे हुए थे उन्हें भी निकाल दिया। दूसरा विद्रोह था उसके भतीजे अकत खां का, और इसने सुल्तान की हत्या का प्रयास किया। ये जब ये विद्रोह किया, उसने सुल्तान की हत्या का प्रयास किया। जब सुल्तान रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहा था, तो मार्ग में वो तिलपत जगह थी, वहाँ पे रुका और वहाँ शिकार खेलने गया हुआ था। तब अकत खान ने अपने कुछ मंगोल साथियों के साथ, मंगोल सहयोगियों के साथ सुल्तान पर आक्रमण किया, और फिर बाद में सुल्तान को मरा हुआ जानकर अकत खान शिविर में आ गया और वहाँ जाके सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन जब कुछ देर बाद जब अलाउद्दीन को होश आया, तब वो अपने अंगरक्षकों के साथ शिविर में आया, और सुल्तान ने अकत खान यानी अलाउद्दीन ने अकत खान और उसके सभी भाइयों और समर्थकों को मरवा दिया। तो ये अकत खान का इसने विद्रोह ख़त्म किया। तीसरा विद्रोह था उसका भांजे मलिक उमर और मंगू खां ने, इन्होंने बदायूं और अवध में किया। जब सुल्तान रणथंभौर का घेरा डाले हुए थे, तो ये विद्रोह बदायूं का गवर्नर था मलिक उमर खां और अवध का गवर्नर था मंगू खां। ये दोनों ही जो थे ना, वो अलाउद्दीन की बहन के पुत्र थे। जब उन्होंने देखा कि सुल्तान रणथंभौर के घेरे में व्यस्त है और तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेनाओं में वृद्धि करना शुरू किया, लेकिन वो बहुत अधिक कुछ कर नहीं सके, क्योंकि जो प्रांतों के जो अलाउद्दीन के जो स्वामी भक्त सैनिक और अधिकारी थे, उनको ये पता चल गया। तब उन्होंने, इन अधिकारियों ने उनको हराकर उनको बंदी बना लिया और फिर सुल्तान के पास उन्हें भेज दिया गया। तब सुल्तान के आदेश से ये उमर और मंगू खां को अंधा करवा दिया गया। चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया। ये भी विद्रोह उस समय हुआ जब वो रणथंभौर का घेरा डाल के रणथंभौर में था। तब ये विद्रोह हाजी मौला ने दिल्ली में किया। हाजी मौला जो था, वो दोआब में एक वर्तोल कस्बा, उसका एक शहना था, शहना मतलब कोतवाल था। उसने कुछ सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करके जो इल्तुतमिश का एक वंशज था, उसको सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई। लेकिन फिर से, क्योंकि चूँकि सुल्तान तो रणथंभौर में था, तो जो उसके स्वामी भक्त अधिकारी थे, उन्होंने, सैनिकों ने उन पर, हाजी मौला पर आक्रमण किया और फिर हाजी मौला को मार दिया। अलाउद्दीन को जब पता चला इतने सारे विद्रोह हो रहे हैं, तो उनके ये एक ही साल में इतने विद्रोह, जो 4 विद्रोह हुए हैं, तो उसको लगा कि विद्रोह बार बार होने का कारण ये है कि कुछ न कुछ शासन व्यवस्था में दोष है, जिससे ये विद्रोही है वो उनको विद्रोह करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए सुल्तान को लगा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि भविष्य में विद्रोह नहीं हो सके। तो उसने रणथंभौर के घेरे के समय ही उसने जो अपने मुख्य जो थे काजी, अधिकारी, परामर्शदाता, उनसे सलाह ली, मतलब एक मजलिस खास बुलाई, यानी सभा बुलाई, और विद्रोह के कारणों की समीक्षा करी। तब विद्रोह के 5 कारण निकले। एक तो गुप्तचर विभाग की अकुशलता, मतलब उसका जो गुप्तचर विभाग था वह अकुशल था, इसलिए सुल्तान को अधिकारियों और जनता के बारे में पर्याप्त सूचना नहीं मिल पाती थी। दूसरा, मद्यपान के कारण लोग क्या करते हैं कि भय रहित होकर विद्रोहियों और षड्यंत्रों की योजनाएं बनाते थे। तीसरा, सामाजिक उत्सवों में अमीर और मलिक एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करते थे, एक दूसरे से जब मेल मिलाप होता था तो घनिष्ठ संबंध स्थापित करते थे और सुल्तान के विरुद्ध संगठित हो जाते थे। चौथा रीज़न, अत्यधिक धन संग्रह हो जाने से अमीरों को विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिलता था। तो ये 4 रीज़न थे। और इसके अलावा सुल्तान के लिए भी कहा जाता है कि सुल्तान पर्याप्त रूप से प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, ये भी एक रीज़न था विद्रोह का। इन विद्रोह के दमन के लिए अलाउद्दीन ने, कि ताकि बार बार ये विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसने कठोर नीति अपनाई। उसने 4 अध्यादेश जारी किए।
पहला आदेश था कि संपत्ति का अपहरण कर लिया जाए। मीन्स पहले आदेश के द्वारा सभी प्रकार की माफ़ी भूमि पर, चाहे वो मिल्क हो, इनाम हो, या वक्फ में दी गई हो, या मालगुजारी में दी गई हो, उन सबको वापस ले लिया जाए। इस प्रकार की माफ़ी ज़मीनों से ये जो माफ़ी ज़मीनें दी जाती थी, इससे एक विशेष अधिकार वाला संपन्न वर्ग बन गया था। तो सुल्तान ने सोचा इस वर्ग को सबसे पहले दुर्बल किया जाए। तो अमीर और धनी व्यक्तियों से ज़मीनें उपहार छीन लिए, उनकी पेंशन बंद कर दी, और जो कर मुक्त भूमि है उस पर कर लगा दिया, और राजस्व अधिकारियों को भी इसको कठोरतापूर्वक वसूल करने का आदेश दे दिया, ताकि उसका उद्देश्य यही था कि सभी लोगों के पास आवश्यक जो धन है ये जब्त कर लिया जाए, और इसके लिए अधिक से अधिक धन जो है कर के रूप में वसूला जाए। दूसरा था गुप्तचर विभाग का गठन। उसने फिर से गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया, और सभी नगरों, यहाँ तक कि उसने गाँव में भी गुप्तचर का जाल बिछा दिया, ताकि अमीरों की जितनी भी सूचनाएं सुल्तान तक पहुँच सके, जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो इससे अमीर इतने आतंकित हो गए, क्योंकि सभी जगह गुप्तचर थे, तो इससे अमीर इतने आतंकित हो गए कि वे राज्य के बारे में कोई बात नहीं कर पाते थे। तीसरा, उसने मदिरा और मादक पदार्थों का प्रयोग जो है उसको निषिद्ध कर दिया। उसने खुद ने भी निषेध करने के बाद उसने स्वयं ने भी मदिरापान त्याग दिया, लेकिन जो सुल्तान की मदिरापान को जो रोकने की प्रक्रिया थी ये पूरी तरीके से सफल नहीं पाई। उसने फिर आदेश में बाद में संशोधन करके सीमित रूप से घरों के अंदर मदिरापान की अनुमति दे दी। पहले तो ये कहा था कि कोई भी मदिरापान नहीं करेगा, शहर में मदिरा लाने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में उसने थोड़ी बहुत छूट दे दी। उसने अमीरों और दरबारियों के मिलने जुलने और सामाजिक सम्मेलनों और समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो जब भी एक साथ मिलते थे तो वो सुल्तान के प्रति के विरोध में विद्रोह करते थे, षड्यंत्र करते थे, साजिशें रचते थे। तो उसने उनका मिलना जुलना भी एक साथ बंद करवा दिया। इन सब आदेशों द्वारा अलाउद्दीन ने अमीरों का भी दमन किया। अब अमीर इतने शक्तिशाली नहीं रहे जितने पहले थे। उन्होंने अलाउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करने का साहस भी नहीं रहा। अलाउद्दीन के प्रमुख सैनिक अभियान। अलाउद्दीन ने उत्तर और दक्षिण दोनों में सैनिक अभियान किए। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने उत्तर और दक्षिण भारत में योजनाबद्ध तरीके से अभियान किया और विजय भी हासिल करी। इस साम्राज्य नीति का जो आधार था, साम्राज्यवादी नीति का जो आधार था, वो राजनीतिक और आर्थिक और सैनिक था। उसने ये जो विजय हासिल करी उसके लिए उसने कभी घोषित नहीं किया कि वो इस्लाम का प्रचार करने के लिए इस तरीके की नवीन विजय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसने सबसे पहले जैसलमेर पे विजय हासिल करी 1298 ईस्वी में, जो कि उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में थी। दूसरी विजय उसकी गुजरात विजय थी 1299 में। अरखली खां को जब उसने हरा दिया अलाउद्दीन ने, तो उलुग खां को सिंध और मुल्तान का उसने शासक नियुक्त किया। तब सुल्तान ने उसी समय गुजरात को भी विजित करने का निश्चय किया। तो उसने गुजरात में नुसरत खां के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तब सिंध की ओर से उल्लुग खां ने भी गुजरात पे आक्रमण किया। दो तरफ से जब गुजरात पे आक्रमण हुआ तो गुजरात का राजा जो था, मतलब एक तरफ से तो नुसरत खां, दूसरी तरफ सिंध की ओर से उल्लुग खां ने गुजरात में आक्रमण किया। तो गुजरात का राजा कर्ण बघेला जो था वो तुर्क सेनाओं का सामना नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया और गुजरात पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। तीसरा, रणथंभौर विजय 1301 में। जब गुजरात विजय हो गई तो राजस्थान तीनों ओर से घिर गया। तब उसकी जो विजय थी वो बहुत ज़्यादा सरल हो गई। सुल्तान ने सबसे पहले रणथंभौर को जीतने का फैसला किया। उसके दो रीज़न बताए थे कि रणथंभौर दिल्ली सल्तनत का एक पहले तो भाग रह चुका था। उस समय वहाँ का चौहान राजा हमीर देव, उसने क्या किया, दूसरा रीज़न ये था कि उसने हमीर देव ने जो नव मुसलमान थे, मंगोली जो विद्रोही नेता था, उनको शरण प्रदान कर रखी थी। तो सुल्तान इन नेताओं को दंडित करना चाहता था, मंगोल नेताओं को, किंतु हमीर देव ने उन्हें समर्पित करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमें इनको समर्पित कर दो, हमें दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया। तब सुल्तान ने उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर जीतने के लिए भेजा, लेकिन वे हार गए और इसमें नुसरत खां घायल हो गया था और उसके बाद वो मर गया। फिर उलुग खां को वापस लौटना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान फिर स्वयं रणथंभौर गया और उसने 1 साल तक वहाँ घेरा डाला रहा।
लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। तब अंत में उसने रणनीति से काम लिया। उसने सुल्तान ने जो हमीर देव का एक मंत्री था उसको प्रलोभन दिया और अपने पक्ष में कर लिया, और फिर इस प्रकार विश्वासघात और छल कपट के द्वारा सुल्तान ने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। तब उसमें हमीर देव और कई सारे राजपूत सैनिक भी मारे गए। राजपूत स्त्रियों ने वहाँ पे जौहर किया। उसके बाद सुल्तान ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को रणथंभौर का शासक नियुक्त किया। वारंगल पे आक्रमण किया 1303 ईस्वी में, यहाँ पर अलाउद्दीन की हार हुई। फिर चित्तौड़ अभियान 1303 में यहाँ पर जब मेवाड़ की जो विजय थी वो सुल्तान से 1303 में गया। यहाँ पर जो मेवाड़ की राजधानी है उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले को घेर लिया था और 5 महीने तक वो घेरे रहा। उसके बाद सुल्तान किले पर अधिकार नहीं कर सका, मतलब 5 महीने तक भी घेरा डाला रहा, लेकिन फिर भी वो अधिकार नहीं कर सका क्योंकि राजपूत बहुत स्ट्रांग थे। तो राजपूतों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन सुल्तान की विशाल सेना के सामने उनका प्रतिरोध भी असफल हो गया। उसके बाद कई राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और वहाँ का राजा रतन सिंह और राजपूत सैनिक जो थे वो युद्ध करते हुए मारे गए। तब उसने चित्तौड़ पर विजय हासिल करके चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया। उसके बाद भी फिर भी लगातार राजपूत ने अपना संघर्ष जारी रखा था और सन 1311 में सुल्तान ने जब मालदेव को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया, लेकिन वो राजपूतों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जैसे ही सुल्तान की मृत्यु हुई राजपूतों ने चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। मालवा विजय 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चूँकि चित्तौड़ के पतन के बाद बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो 1305 में सुल्तान ने मालवा को जीतने के लिए आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। मालवा का राजा उस समय महालक देव था जो कि पराजित हो गया और फिर मांडू भाग गया। फिर आइन उल मुल्क ने मांडू के किले को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। बाद में राजा महालक देव भी मारा गया और इसी विजय के समय उसने उज्जैन, धार और चंदेरी पर भी अधिकार कर लिया। खिलजियों का उस पर भी अधिकार हो गया। और उसी समय जालौर के जो राजा थे कानड़ देव, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। फिर सुल्तान ने आइन उल मुल्क को मालवा का सूबेदार बना दिया, मतलब जालौर उस समय तक अपने कब्जे में आ गया था। आत्मसमर्पण जालौर ने भी कर दिया था। मारवाड़ में भी उसने विजय हासिल करी। वहाँ का जो मजबूत दुर्ग था सिवाना का दुर्ग था। यहाँ पर दिल्ली की जो सेना थी, अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी, 5-6 वर्षों तक यहाँ पर भी घेरा डाली रही सिवाना के दुर्ग के चारों तरफ। वहाँ का जो राजपूत राजा था शीतल देव, वो बहुत शक्तिशाली था। तो 1309 में सुल्तान खुद स्वयं वहाँ गया, सिवाना गया और उसने युद्ध की पूरी तैयारी करके गया था और खुद ने ही युद्ध का संचालन किया था। तो इस युद्ध में शीतल देव मारा गया और दुर्ग पर सुल्तान का अधिकार हो गया। सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। फिर उसने कमालुद्दीन गर्ग को सिवाना का शासक नियुक्त किया। जालोर पे फिर से विजय हासिल करी। 1305 में जालोर के कानड़ देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जालोर के राजपूत राजा कानड़ देव ने 1305 में अधीनता स्वीकार करने के बाद फिर से अपने आप को वो अपनी अधीनता तो आत्मसमर्पण तो कर लिया, लेकिन वो फिर भी अपने आप को स्वतंत्र शासक ही समझता था। तो एक दिन उसने दरबार में अलाउद्दीन के लिए अपशब्दों का यूज़ किया, तो सुल्तान नाराज़ हो गया और फिर उसने कानड़ देव को हराने के लिए अपने उसको कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी और फिर ये कानड़ देव मारा गया और जालोर को भी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। यानी असम, कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी पंजाब को छोड़कर जो थे समस्त उत्तरी भारत है ना अलाउद्दीन के अधिकार में आ गया था। दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया। क्योंकि उसने पहले भी जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी पर आक्रमण किया था। दक्षिण भारत की भूगोल की स्थिति का उसको व्यक्तिगत अनुभव भी था और वहाँ की जो अपार संपदा थी, धन संपदा थी, उसका भी उसको ज्ञान था। इसी वजह से उसने दक्षिण अभियान शुरू किया और अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के उद्देश्य एक तो ये थे कि धन संपदा प्राप्त करना,
दूसरा, वो ऐसी व्यवस्था करना चाहता था कि वह हर साल दक्षिण भारत के जो राजा हैं उसको वो धन भेजते रहे। और तीसरा रीज़न वो था कि वो दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता था कि वो प्रशासन नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो हर समय उत्तर भारत में है, तो दक्षिण भारत तो बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में उसने उत्तरदायित्व नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ उनसे धन संपदा ही लेना दक्षिण भारत से उसका उद्देश्य था। तो दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हैं, मैक्सिमम अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किए गए। सबसे पहले देवगिरी पर 1306 से 1307 ईस्वी के बीच में मलिक काफूर को उसने देवगिरी के विरुद्ध भेजा। और उस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने 3 साल से खिराज नहीं भेजा था, कर नहीं भेजा था। इसके लिए रामचंद्र देव ने और दूसरा रामचंद्र देव ने गुजरात का जो शासक था कर्ण बघेला, उसको भी शरण दे रखी थी। तब अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। तो मलिक काफूर के देवगिरी में जैसे देवगिरी पहुंचा तो रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मलिक काफूर उसको दिल्ली ले आया रामचंद्र देव को, तो वहाँ पर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो सुल्तान ने उसको अपार धन भेंट किया। इसके बाद उसने मलिक काफूर जब उसको देवगिरी से ले आया रामचंद्र देव को, तो रामचंद्र देव ने सुल्तान को अपार धन भेंट किया और सुल्तान ने उसे फिर राय रायन की उपाधि भी प्रदान करी और फिर देवगिरी जाने की अनुमति दे दी। दूसरी इसकी विजय थी वारंगल विजय। ये तेलंगाना की राजधानी थी और यहाँ पर भी 1308-9 के बीच में मलिक काफूर को भेजा था उसने तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए। उस समय वहाँ का राजा ये काकतीय वंश का राजा था प्रताप रुद्रदेव। इसने 1303 में दिल्ली की सेना को एक बार पराजित किया था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में 1308-9 के बीच में सेना वारंगल पहुंची और उसने वारंगल के दुर्ग को घेर लिया। तब प्रताप रुद्रदेव था, उसने एक रक्षात्मक युद्ध नीति अपनाई और उसने एक छापामार युद्ध शुरू किया। जब उसे पता चल गया कि शत्रु धन लेकर चला जाएगा, तो उसने फिर संधि करना ही उचित समझा। तब यहाँ से बर्नी बताता है कि यहाँ से मलिक काफूर को काफ़ी सोना चांदी जवाहरात और संपत्ति मिली। 1000 ऊँटों पर लाद कर ये दिल्ली ले गया था। तो इस जो विशाल संपत्ति को प्राप्त करके अलाउद्दीन संतुष्ट हो गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने इस चीज़ को मान लिया और फिर इसके बाद वहाँ के राजा ने भी उसको हर साल खिराज देना भी स्वीकार कर लिया। तीसरी उसकी विजय थी द्वार समुद्र की विजय। ये होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। यहाँ पर उस समय होयसल का जो राजा था वो बीर बल्लाल, वो जब ये पहुंचा, मलिक काफूर जब यहाँ होयसल पहुंचा, अभी द्वार समुद्र पहुंचा, तो इस समय का जो वहाँ का राजा था बीर बल्लाल, वो पांडे राज्य के गृह युद्ध में वीर पांडे की सहायता के लिए दक्षिण गया होता। लेकिन जैसे इसको पता चला कि शत्रु आ गए हैं तो आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई थी, वो फिर से द्वार समुद्र आ गया जो कि उसकी राजधानी थी। उसने इससे मलिक काफूर से युद्ध किया, लेकिन उसको लग गया कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो उसने मलिक काफूर से संधि कर ली और फिर काफूर ने भी राजधानी को बहुत लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया। फिर होयसल नरेश ने, जो बीर बल्लाल था, उसने उसको काफ़ी धनराशि दी और सुल्तान की अधीनता को भी स्वीकार कर लिया। मदुरा विजय 1311 में ये पांडे राज था। द्वार समुद्र के बाद जैसे द्वार समुद्र की जीत हुई तो मलिक काफूर यहाँ दक्षिण में, जो सुदूर दक्षिण वाला हिस्सा है, पांडे राज्य गया। वहाँ पर पांडे राज्य में 2 भाइयों सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच गृह युद्ध चल रहा था। तो सुंदर पांडे ने मलिक काफूर से सहायता मांगी कि वो उसकी हेल्प करे। तो जब काफूर ने राजधानी इस पे मदुरा पर आक्रमण किया, तब वीर पांडे भाग गया। उसने सुंदर पांडे की तो मदद करी थी और वीर पांडे वहाँ से डर के मारे भाग गया। तब मलिक काफूर ने नगर को बहुत लूटा और मंदिर को ध्वस्त किया। उसने रामेश्वर के मंदिर को भी नष्ट कर दिया और वहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण किया। देवगिरी पर दूसरी बार आक्रमण हुआ 1312 से 1313 के बीच में, जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई और शंकर देव गद्दी पर बैठा। और शंकर देव शुरू से ही अलाउद्दीन का विरोधी था। गद्दी पर बैठते ही उसने खिराज देना बंद कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करने लगा। फिर सुल्तान ने मलिक काफूर को 1313 में भेजा युद्ध करने के लिए और इसमें शंकर देव मारा गया और काफूर ने देवगिरी पर अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ उसने गुलबर्गा, कृष्णा, तुंगभद्रा का क्षेत्र, रायचूर और मुदगल पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों पर जो आक्रमण करने में अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो धन और विजय लालसा दोनों ही थे।
क्योंकि अलाउद्दीन ने जो जितने भी दक्षिण भारत के जो चारों राज्य उसको हराकर सल्तनत का विस्तार करने में सफलता तो प्राप्त करी, और उसकी जो साम्राज्यवादी जो नीति थी वो पूर्ण तरीके से व्यवहारिक थी और यथार्थवादी थी। उसने उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा, जो कि वह संभव था, लेकिन दक्षिण में उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य ये था कि एक तो धन प्राप्त करना और विजय प्राप्त करना। इसलिए सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने कि विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को भी जीतने का प्रयास किया, और इस धन का उपयोग, जो उसे धन दक्षिण से मिला, उसने इसका उपयोग साम्राज्य को सुदृढ़ करने और उसकी सुरक्षा पर खर्च किया। ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है। आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में जो पूरा लाइनिंग है डार्क कलर की, ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है। विस्तार दिख रहा है आपको जो डार्क ब्लैक में है, ये उसका पूरा साम्राज्य जो उसके अधीन था। ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य जिसमें ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग, ये मलिक काफूर का दक्षिण विजय अभियान है, जो दिल्ली से शुरू कर यहाँ पांड्य तक ये जो चारों पांचों राज्य उसने दक्षिण के अपने अधिकृत किए थे, वो इस तरीके से इस मार्ग से होता हो वो गया। तो इसका दक्षिण विजय मार्ग है ये। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था, जो कि 1297 से 1306 से 1307 के बीच में रहा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए थे, जो कि 1297 से 1306 के बीच में थे। ये बहुत शक्तिशाली आक्रमण हुए थे। पहले मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य केवल लूटमार करना था, लेकिन इस बार क्या है कि मंगोलों के आक्रमण का जो उद्देश्य है वो दिल्ली पर अधिकार करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आक्रमण किए अलाउद्दीन के समय में, और अलाउद्दीन चूँकि उनके आक्रमण को रोकने में पूरी तरह सफल भी हुआ। उसने बलबन की नीति का अनुसरण किया, जो उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए जो बलबन ने नीति अपनाई थी उसी का अनुसरण किया। तो उसके काल में जो आक्रमण हुए उसमें सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो कादर खां और दाऊद खां ने किया था। इसमें जो ये कादर खां था, ये इसका जो उद्देश्य था पंजाब, सिंध और मुल्तान पर अधिकार करना। तो अलाउद्दीन ने फिर मंगोलों के विरुद्ध उलुग खां और जफ़र खां को भेजा कि आप जाएं और उन्हें रोकें। तब उन्होंने जलंधर के निकट एक युद्ध में मंगोलों को हरा दिया, और इसमें हज़ारों मंगोल बंदी बना लिए गए और उन्हें मार दिया गया। दूसरा मंगोल नेता साल्दी का आक्रमण हुआ 1298 में। साल्दी ने आक्रमण किया, और इस बार उन्होंने जो साल्दी ने सिविस्तान पर अधिकार कर लिया था। इसको रोकने के लिए उन्होंने अलाउद्दीन ने जफ़र खां को भेजा। जफ़र खां ने मंगोलों को हरा दिया, और साल्दी के साथ साथ और भी मंगोलों को उसने बंदी बना लिया। फिर उसके बाद सुल्तान ने उनको कठोर दंड दिया। फिर इसके बाद कुतलुग ख्वाजा ने किया आक्रमण, क्योंकि पहले 2 प्रयास मंगोलों के असफल हो चुके थे। तब उन्होंने अपने योग्य सेनापति कुतलुग ख्वाजा को भेजा 2 लाख मंगोल सेना के साथ। इसका उद्देश्य सीधा दिल्ली पर आक्रमण करना था, और उसने कोशिश भी उसकी कामयाब हुई, और वो पंजाब को पार करता हुआ दिल्ली आ गया था। लेकिन यहाँ पर भी उसकी दाल नहीं गली। यहाँ पर सुल्तान ने रक्षात्मक नीति अपनाते हुए मंगोलों को 2 दिन के अंदर ही हरा दिया। और इसके बाद यहाँ पर चूँकि जफ़र खान ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, तो उसमें घायल हो गया था और वो मारा गया। फिर तारगी का आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमणकारी तारगी 1303 में यहाँ आया। उसका उद्देश्य भी सीधा दिल्ली पर आक्रमण करना था और उस पर अधिकार करना था। इस समय अलाउद्दीन की एक सेना तो चित्तौड़ में थी और दूसरी सेना तेलंगाना में व्यस्त थी। तब जल्दी से सुल्तान ने डिसीजन लिया और वो चित्तौड़ से दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली में उसके पास पर्याप्त सेना नहीं थी और वो मंगोलों का आक्रमण करने में उस समय सक्षम नहीं था। तो सुल्तान ने सीरी के किले में जाकर शरण ली और 2 महीनों तक वो मंगोलों से घिरा रहा, सीरी का जो किला था। फिर मंगोलों ने आसपास के प्रदेशों को लूट लिया और उसके बाद वो वापस लौट गए, क्योंकि उनको ऐसा बोलते हैं कि मंगोलों को घेरा डालकर नगरों पर अधिकार करने की विधि पता नहीं थी, इसी वजह से वो चले गए, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन बर्नी कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण ही मंगोल वापस चले गए। उसके बाद अली बेग और तातार का ने आक्रमण किया
एक्चुअली उससे पहले जब तार्की का जब आक्रमण हुआ था तो उसने सुल्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की तरफ उसने ध्यान दिया। उसने दुर्गों की मरम्मत कराई, नए दुर्ग का भी निर्माण कराया, दुर्गों में शक्तिशाली सेनाएं भी रखी और इसके बाद वहाँ पर अपना एक योग्य सेनापति नियुक्त किया, जैसे गाजी मलिक को सीमा सुरक्षा के लिए, और सीरी के किले का भी उसने दुर्गीकरण किया। उसके बाद इतनी सुरक्षा के बाद भी अली बेग और तातार खान ने आक्रमण किया 1305 में। तब ये अली बेग की जो सेना है वो पंजाब को पार करके अमरोह तक तो पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर वो गाजी मलिक और मलिक काफूर ने उन मंगोलों को रोक दिया और उन आक्रमण किया, और जो मंगोल नेता थे ये अली बेग और तातार खां वो पराजित हुए और उनको बंदी बना लिया गया। और बाद में कहते हैं कि इन मंगोलों की हत्या कर दी गई और उनके शरीर को सीरी के जो किले की दीवार है उसमें चिनवा दिया गया। फिर आए कुबक और इकबाल बंद 1306 में। ये जो अली बेग उनके मंगोल आक्रमणकारी नेता जो थे अली बेग और तातार खां की जब हत्या कर दी गई तब मंगोलों ने इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में आक्रमण किया, कुबक और इकबाल बंद। कुबक की जो सेना थी वो रावी नदी तक पहुंची और इकबाल बंद की सेना नागौर तक पहुंच गई। तब अलाउद्दीन ने गाजी मलिक और मलिक काफूर दोनों को उन पर आक्रमण करने और उनको खदेड़ने के लिए भेजा। तो उन्होंने कुबक को तो रावी की नदी के तट पर हराया और नागौर में इकबाल बंद की सेना पर भी आक्रमण किया। मतलब इन दोनों की वापस हार हुई और वे वापस चले गए। इस समय 50,000 मंगोलों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और वहाँ पर उनको दासों के रूप में, गुलामों के रूप में उनके बच्चों और स्त्रियों को बेच दिया और पुरुषों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। तो जो सुल्तान ने मंगोलों के प्रति जो आक्रामक नीति अपनाई, ये जो रक्त और तलवार की नीति अपनाई, तो उस आधार पर ये परिणाम निकला कि 1307 ईस्वी के बाद मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। मंगल आक्रमण के दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़े? एक तो अलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना रख ली, पुराने दुर्गों का पुनर्निर्माण कराया तथा नए दुर्गों का निर्माण कराया। 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाई और विशाल सेना रखने के लिए उसने बहुत सारे सुधार किए। युद्ध सामग्री रसद की भी पर्याप्त व्यवस्था करी, सीरी का दुर्गीकरण किया। इसके अलावा सीमा प्रांत जो थे उसमें अपने योग्य सेनापतियों की भी नियुक्ति करी। तो इसमें मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन की विजय के कारण क्या थे? एक तो मंगोलों में आपसी फूट, जबकि अलाउद्दीन की जो सेना थी वो काफ़ी संगठित थी और मंगोलों को योग्य नेतृत्व प्राप्त नहीं था। और तीसरा, अलाउद्दीन के योग्य सेना नायक जो कि अलाउद्दीन की विजय के कारण थे। अलाउद्दीन की 2 योजनाएं थी। एक तो अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी शासक था, तो शासक के पहले 3 वर्षों में उसने बहुत सफलताएं प्राप्त करी। उसके अमीर उसके नियंत्रण में आ गए, मंगोलों को उसने खदेड़ दिया, उसका खजाना भी भरा हुआ था, राजकोष भी भरा हुआ था। तो इससे उसकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। तो वर्णी उसके लिए लिखता है कि वो इतना दुराग्रही हो गया था कि वो असंभव योजनाएं बनाने लगा था। वो सिकंदर की तरह विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था और पैगंबर मोहम्मद की तरह नवीन धर्म स्थापित करना चाहता था। तो अलाउद्दीन ने ये 2 योजनाएं करी कि एक तो अपनी सफलता से प्रभावित होकर उसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि ग्रहण करी और उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित कराया। और 2 योजना उसने निर्धारित करी, एक तो नवीन धर्म की स्थापना करना जो बर्नी बताते हैं, और दूसरा सिकंदर की तरह अपनी विजय पताका को दूर दूर तक फहराना। तो इस पार्ट में हमने इतना ही पढ़ा। पार्ट 2 में हम अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।